इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। लेकिन इसका पोषण जो है वो आप ही करते हैं, यानी कि आपके ही रजिस्ट्रेशन से और आपके ही योगदान से, सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और ये विशेष इसलिए है कि डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हाँ, वही विशाला वामपंथ वाले, आज उन्होंने अपना अज्ञातवास समाप्त किया है और मैं हमारे जयपुर डायलॉग में पूरे 1 वर्ष के बाद वो पुनः आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का और आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो साहब राजीव जी, हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि लेफ्टिस्ट यहाँ खुले विचरण कर रहे थे और कॉकरोचेस भी खुले विचरण कर रहे थे और उनको जो है वो हमारे पास एक इफेक्टिव हिट मिल नहीं रहा था। तो इसलिए हम अब आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं और आपकी जो कॉकरोच की जो हिट प्रॉपर्टी है उसका हम अब उपयोग करना चाहेंगे समाज हित में, देश हित में। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर आने का अवसर देने के लिए। बहुत समय से व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में और अन्य कई कारणों से जिनके बारे में आपसे बात हुई थी, मैं कम सक्रिय रहा हूं। तो आप सबसे इस अवकाश लिया है, हमने आपकी अनुमति से लिया था सर। और यह जो आपके बीच से अनुपस्थित रहा हूं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक शब्द का प्रयोग किया गया। एक शब्द अलग था, जो व्यक्तित्व थे जिनके लिए उपयोग में लिया गया था वो तो वही हैं जो पहले भी थे, और उसका नाम रखा गया दिमागी नक्सल। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा दिमागी नक्सल और दिमागी नक्सलवाद। लेकिन दिमागी नक्सलवाद जो है ये तो, दिमागी नक्सल ये जो शब्द है ये कहीं लोगों को दूर तक चुभ गया। और ये दिमागी नक्सलवाद आज का तो है नहीं, है तो बहुत पुराना। चारू मजूमदार और कानू भट्टाचार्य को लोग क्या कहेंगे, दिमागी नक्सल कहेंगे या पूर्ण नक्सल कहेंगे, मुझे नहीं पता। आप कैसे इसको देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस दृष्टि की प्रशंसा हमेशा ही करता हूं कि उन्हें चीजें दिखाई देती हैं। बहुत बार हमें लगता है कि वे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वे अपनी ओर से चुप्पी लगाए हुए हैं। लेकिन जब वह चुप्पी तोड़ते हैं तो उनके प्रयोग किए हुए शब्द बहुत सटीक होते हैं और उनके बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। तो दिमागी नक्सल शब्द के प्रयोग से उन्होंने 3 चीजें हासिल की हैं। पहला कि यह जिन्हें हम अर्बन नक्सल कहते थे, मूल रूप से वही लोग हैं जिन्हें हम अर्बन नक्सल कहते थे, उन्होंने इन्हें परिभाषित किया है कि ये जो नक्सल ग्रुप है, अर्बन नक्सल ग्रुप, जिसे उन्होंने दिमागी नक्सल कहा है, उन्होंने परिभाषित किया है कि यह ग्रुप लोगों के, खासतौर से युवाओं के दिमाग को अपने कब्जे में लेने का काम कर रहा है। जो पुराना नक्सलवाद था वह जमीन पर कब्जा करता था, जंगलों पर कब्जा करता था, गांवों पर कब्जा करता था, वह एरिया कंट्रोल करता था। हम कहते थे नक्सल प्रभावित क्षेत्र। उसमें हम झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एक समय में बंगाल भी था, और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसके एक क्षेत्र की बात करते थे जो नक्सल प्रभावित था।
और इसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी। तो उन्होंने इसे दिमागी नक्सल कहकर इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से इन्हें अलग कर दिया है, और अब दुनिया में कहीं भी, भारत में कहीं भी लोगों का दिमाग वह इनका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि दिमागी नक्सल शब्द कहकर उन्होंने इन एक्टिविस्ट्स का, इन वामपंथी एक्टिविस्ट्स का उन नक्सलों से संबंध अंडरलाइन किया है जिनसे हमारा देश बहुत समय से त्रस्त था, जो बंदूक वाले नक्सल थे, हिंसक नक्सल थे। और हथियारी नक्सल कहा उनको, प्रधानमंत्री ने कहा हथियारी नक्सल। जी हाँ, बंदूक वाले जो नक्सल थे, हथियार वाले जो नक्सल थे, उनसे इन लोगों का वैचारिक संबंध और एक आइडियोलॉजिकल संबंध अंडरलाइन किया है। यह लोग सफेद पोश लोग थे जो समाज के भीतर अपने आप को विचारक और इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, जनसेवक के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनका हथियारबंद अपराधियों से जो वैचारिक, जो आइडियोलॉजिकल संबंध है, वह प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है, अंडरलाइन किया है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, इन्हें आइसोलेट करने की बात की है। यह सबसे महत्व की बात है कि इन्हें पहचानना है और इन्हें आइसोलेट करना है, क्योंकि जो पुराना नक्सलवाद था, सच बता रहा हूं, जब मैं भारत से आया था वह समय मुझे लगता है 2010 का समय था। नक्सल गांवों और जंगलों से निकलकर शहरों में घुस चुके थे। जमशेदपुर और रांची में शहरों में काम करने वाले व्यापारी, व्यवसायी, नौकरी पेशा लोग उन्हें लेवी देना प्रारंभ कर चुके थे। खासतौर से जो लोग शहरों के किनारे में रहते थे, उनके लिए नक्सलों को लेवी देना, और खासतौर से अगर आप उनके प्रभावित इलाकों से गुजरते थे, रांची से जमशेदपुर इतना मेन स्ट्रीम जगह है, दिन में जाना या अंधेरे में के बाद जाने में डर लगना शुरू हो गया था। घाटशिला वगैरह तरफ जाना तो मुश्किल हो गया था। हमने घाटशिला वगैरह में कुछ जॉब्स डिक्लाइन कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रहना बहुत ही खतरनाक हो गया था। तो बिल्कुल वह मेन स्ट्रीम हो गया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह समय आएगा जब यह समस्या देश से समाप्त हो जाएगी, कंट्रोल किया जा सकेगा, कम होगी, हम यह समझते थे। वह जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाएगा, यह हमने नहीं सोचा था। उसे समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने जब दिमागी नक्सल की ओर अपना फोकस ओवर्ट रूप में शिफ्ट किया है। हम और आप बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी एडमिनिस्ट्रेशन के काम, सरकार, सेना के काम, पुलिस के काम, ये सब तो जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो काम होना चाहिए, जहां पर हमें इन्हें चुनौती देनी चाहिए, जहां हमें इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, वहां बहुत काम हो रहा है। तो इन्हें, इनकी ओर जो फोकस किया गया है, मुझे यह विश्वास और यह आशा जग रही है मुझमें कि इनके साथ भी वही सफलता, वही विजय हासिल की जाएगी जो कि हथियारबंद नक्सलों के साथ की गई है। ये अभी आपने देखा, ये दिमागी नक्सल की बात आई, दिमागी नक्सल थोड़ा और भी जाएंगे, पीछे जाएंगे कि दिमागी नक्सल जो बताते हैं कि साहब ये जो एक्चुअल जो हथियारी नक्सल थे, उन्होंने पशुपति से तिरुपति तक पूरा कॉरिडोर बना लिया, और तिरुपति से आगे भी वो केरला तक पहुंच गए थे, केरला के जंगलों तक पहुंच गए थे, केरला कर्नाटका के जंगलों तक भी पहुंच गए थे। तो पूरा 180 जिले बताते हैं, कुछ लोग 235 जिले तक बताते हैं, जहाँ पे पूर्ण रूप से या अंश रूप से नक्सली विद्यमान थे। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है जीरो। निश्चित रूप से एक ये महान उपलब्धि है, क्योंकि हमारे मौन मोहन सिंह जी भी कहा करते थे कि भाई सबसे गंभीर समस्या ये है, आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है ये। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, पहले तो इस पर भी थोड़ा सा आपके विचार ले लूं मैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिहार और झारखंड मेरा जन्म स्थान, कर्मस्थली रही है।
भोजपुर जिले का मैं मूल रूप से निवासी हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत कम समय बिताया है, पर जहाँ से बिहार में नक्सलवाद शुरू हुआ था, हमारी रिश्तेदारी है उस गांव में, एकवारी कहते हैं, जिसे बिहार का नक्सलबाड़ी कहते थे। तो व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार के कुछ लोगों के साथ हुआ है। मेरे एक मामा की हत्या हुई है, नक्सलियों ने ऐसे ही घर में घुसकर, गांव में घुसकर उन्हें उठाकर ले गए और उनकी हत्या कर दी। तो यह स्थितियां आ चुकी थी नक्सलियों की कि आपको जमींदार होना, पूंजीपति होना, प्रभावशाली होना, किसी तरह से शोषक बनना, शोषक वर्ग के साथ दूर दूर का संबंध होना आवश्यक नहीं था। गरीब से गरीब आदमी, स्कूल का टीचर, सभी एक परचून की दुकान चलाने वाला, कोई भी व्यक्ति इनकी चंगुल में, इनकी चपेट में आने से बहुत दूर नहीं था। तो वहां से यह स्थिति आना कि नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त हो गया है, मुझे मतलब मैं इसकी सिर्फ आशा कर सकता था कि कभी ऐसा होगा। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं, काश इंडिया हॉकी का गोल्ड मेडल जीत लेता, काश हमारे ओलंपिक में 50 गोल्ड आते। वैसी उपलब्धि मुझे लगती है कि जिनके बारे में हम आशा तो करते हैं, अपेक्षा नहीं करते। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दूसरी ओर मैं एक बात कहता हूं कि सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं लोगों को, मेरी नहीं है। मेरी सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं है और इसीलिए मैं एक संतुष्ट नागरिक हूं। मेरी सरकार से यह अपेक्षा नहीं है कि सरकार स्कूल बनवा दे, सरकार अस्पताल चलवा दे, सरकार लोगों को पेंशन दे और एक लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट चलाए। मेरी सरकार से यह भी अपेक्षा नहीं है कि सरकार इस देश का इंटेलेक्चुअल वातावरण बिल्कुल बदल दे और लोगों को सोचना सिखाए और हमारे सांस्कृतिक वातावरण को सरकार डिक्टेट करे। यह भी अपेक्षा नहीं है। मुझे पहली बात, इन दोनों ही चीजें मुझे सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर की लगती हैं और सरकार की कैपेबिलिटी से भी बाहर की लगती है, कर भी नहीं सकती। पहला तो वेलफेयर स्टेट चलाने का तो प्रयास करती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रयास है वह तो उनकी एबिलिटी से बाहर की बात है, क्योंकि दोनों के लिए जो स्किल सेट चाहिए वह बहुत ही अलग है। मुझे सरकार से सिर्फ एक ही अपेक्षा होती है कि सरकार देश के नागरिकों को सुरक्षा दे, न्याय दे और बाहरी आक्रमण से उनका बचाव करे। तो इनमें, इन तीन में से दो तो बिल्कुल पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। हम सामरिक रूप से सीमा पर पहले से बहुत अधिक समर्थ हैं और लॉ एंड ऑर्डर, जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो प्रश्न है, उसमें खास तौर से टेररिज्म और नक्सलिज्म, जो दो बड़े बड़े गोल्स थे, जो दो बड़े बड़े थ्रेट्स थे, उनको पूरी तरह से, नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म करने और टेररिज्म को पूरी तरह से नियंत्रित करने, खत्म करने की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका संबंध जो है एक ऐसी विचारधारा से है जिसको कि आप खत्म करने की बात लीगली कह नहीं सकते विश्व परिप्रेक्ष्य में। लेकिन टेररिज्म को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सफलता पाई है। जहां हम कमजोर हैं अभी भी, वह है न्याय। न्याय की दृष्टि से के दो अर्थ हैं यहां पर। एक तो न्यायपालिका जो है वह बिल्कुल लंगड़ी है और उम्मीद है कि अगर अगले 20-30 साल तक जो पुराने जज जो बैठे हुए हैं कब्जा जमाकर, जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, वह तो और हम एक नई वैचारिक पौध विकसित नहीं कर देते जुडिशियरी के फील्ड में, तब तक वहां पर बहुत अधिक रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन जो सुरक्षा, प्रतिरक्षा और न्याय, जो सरकार के कोर फंक्शन है, उनमें से 3 में से 2 में सरकार सफल होती दिखाई दे रही है और तीसरी में बहुत कुछ प्रयास दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी अपेक्षा से बहुत बहुत बाहर की उपलब्धि है और इसके लिए मैं सरकार को 10 में 8.5 नंबर देता हूं। नक्सल वाले मूवमेंट में तो खैर आप 10 में से अब 11 नंबर दे सकते हैं। 10 में से 11, वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट। लेकिन अर्बन नक्सल में या जो दिमागी नक्सल हैं, इनकी गतिविधियां जो हैं वो मैंने देखा है कि कुछ
प्रतिक्रिया जो है ना, वो एक उबाल आया है, उबाल उबाल उस तरह का, जैसे वो बोलता है ना आपका वो योगेंद्र यादव कि भाई अब हमारे जो इश्यूज हैं वो संसद में नहीं, हम सड़क पर हल करेंगे, और सरकारें जो हैं वो इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से बनेंगी। ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट लैंग्वेज है। अ, थोड़ा सा नुआंस ले लें तो अब इस तरह की बात खुले में हो रही है, तो क्या ये जो हथियारी नक्सल खत्म हुए हैं उसकी प्रतिक्रिया है, एक जिसको कहें कि एक खींची हुई प्रतिक्रिया? उससे ज्यादा है यह। हथियारी नक्सल का खत्म होने पर उन्होंने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसा हम बहुत समय से देख रहे हैं, वामपंथ अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। और हालांकि हिंसा वामपंथ की वैचारिक संपदा है, और वामपंथ कभी भी हिंसा को अनकंडीशनली कंडेम नहीं करता। हिंसा उसके लिए टूल है अपनी व्यवस्था स्थापित करने का, जिसको वह न्याय के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से, रेसिस्टेंस के माध्यम से जस्टिफाई करता है। लेकिन हिंसा जो है वामपंथ की आत्मा है। तो उन्होंने कभी भी हिंसा को अनकंडीशनली कंडेम नहीं किया है। कभी भी हिंसा को पूरी तरह से हम छोड़ देंगे और हिंसक मार्ग हमारा मार्ग नहीं है, यह बात वामपंथी कह ही नहीं सकता। तो उसके लिए वह अपनी भाषा बदलते हैं, और वह भाषा अभी उसको वह रेसिस्टेंस कहते हैं। उनकी की हुई हिंसा का नाम उन्होंने रेसिस्टेंस रखा है। तो लेकिन जब आपने हथियारी नक्सलों को समाप्त कर दिया तो उसके विरुद्ध बहुत खुलकर प्रतिक्रियाएं नहीं आई। दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि खुलकर प्रतिक्रिया देकर वे अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते थे, वे अपनी पहचान सामने नहीं लाना चाहते थे। और दूसरा, सशस्त्र हिंसा अपने क्लासिकल फॉर्म में जिस रूप में मार्क्स ने इन्विजन की थी, उस रूप में हिंसा के माध्यम से समाज को नियंत्रित करने की अपनी तरकीब को वामपंथियों ने पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हथियारबंद नक्सल समाप्त हो भी गए हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वामपंथ की दृष्टि से बहुत बड़ी क्षति नहीं है। यह बिल्कुल, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जैसे सोवियत यूनियन का टूटना वामपंथ की क्षति नहीं थी। सोवियत यूनियन का टूटना उनके लिए एक पॉन सैक्रिफाइस था। सोवियत यूनियन टूटा और वामपंथियों के ऊपर जो एक नियंत्रण था, जो एक सर्वेलेंस था, वह खत्म हो गया। और उसके बाद वामपंथी अपने गढ़ों को छोड़कर मैदानों में कैप्चर करने निकल गए। वे अपने फोर्ट से निकलकर, अपने फोर्टिफिकेशन से निकलकर वे एनिमी पोस्ट कैप्चर करने लगे। वे जुडिशियरी में, मीडिया में, सिनेमा में जाकर बैठ गए। और आज के दिन में पूरा अमेरिकी तंत्र और पूरा वेस्टर्न तंत्र वह वामपंथ की गिरफ्त में है। आज दुनिया के सबसे बड़े वामपंथी देशों में मैं कहूंगा कोई है तो इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो एक समय में शुद्ध रूप से पूंजीवाद का गढ़ हुआ करता था, आज वह पूरी तरह से वामपंथ के कब्जे में है। और अमेरिका हालांकि रेसिस्ट करने का प्रयास कर रहा है, पर खराब लीडरशिप की वजह से अमेरिका उसे रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है और बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाला है। तो जो भी पूंजीवाद के गढ़ हुआ करते थे वे आज वामपंथ के गढ़ हैं। तो यह उनका बहुत बड़ा लॉस होता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने यह रियलाइज आज नहीं बहुत पहले कर लिया है कि सशस्त्र क्रांति का जो मार्ग उन्होंने अपनाया था वह मार्ग सफल नहीं होने वाला, और उन्हें अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी होगी और उन्हें छुपकर छद्म युद्ध लड़ना होगा इंस्टीट्यूशंस के भीतर घुसकर, जो कि स्टैंड रहा है फ्रैंकफर्ट स्कूल के वामपंथ का। फ्रैंकफर्ट स्कूल का वामपंथ और मार्क्सिस्ट वामपंथ यही डिफर करता है कि जहां मार्क्सिस्ट वामपंथ कहता था कि हम लोगों को यूनाइट करके सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करेंगे और अपने पसंद की व्यवस्था स्थापित करेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल कहता है उससे एक विपरीत, उससे एक अलग रास्ता लेता है और नियो मार्क्सिज्म या कल्चरल मार्क्सिज्म का रास्ता लेता है। तो ये जो दिमागी नक्सल हैं ये कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, और इनको जो सबसे बड़ी चोट यह पहुंची है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये छुपकर
अपना लिबरल नाम लेकर, अपने आप को लिबरल कह के यह व्यवस्था के अंदर घुस गए, छुप कर घुस गए। प्रधानमंत्री ने इन्हें दिमागी नक्सल कह के इनके चेहरे से नकाब हटा दिया है, इनको एक्सपोज कर दिया है, और यह इनकी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि यह इनकी जो स्ट्रेटेजी थी कि अपने आप को लिबरल बताकर और अपने आप को जनता का सेवक, समाज सेवक, एनजीओ चलाने वालों के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, जिस रूप से ये इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करने की तैयारी में लगे हुए थे, इस नकाब का हटना और कॉल आउट किया जाना और एक्सपोज होना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरी दृष्टि से यह उसकी प्रतिक्रिया है। हथियारबंद नक्सलों के लॉस को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन यह एक्सपोजर जो है यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, और यह उसकी प्रतिक्रिया है मेरी दृष्टि में। और अभी जो आपने ये कॉकरोचेस वाला देखा, तो वैसे तो कॉकरोचेस वाले जो ये सीजेपी वाले जो थे, ये आम आदमी पार्टी के प्रायोजित हैं, ऐसा दिखता है। आम आदमी पार्टी को भी आप कैसे देखते हैं? ये भी अर्बन नक्सल एक किताब लिखी थी विवेक अग्निहोत्री ने, आपको ध्यान होगा। एक मूवी बनाई थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, और बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में ये दिखाया था कि किस तरह से जो हथियारी नक्सल है और जो दिमागी नक्सल है वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद का एक प्रोफेसर होता है जो अनुपम खेर को दिखाया है, और वो किस तरह से वो सारे उनको वैचारिक फ्यूल देता रहता है लगातार, और उनको एक्टिवेट किए रहता है, और बदले में उनके पास भी फंडिंग आती रहती है वहाँ से, जो कुछ भी वो एक्सटॉर्शन से इकट्ठा करते हैं। तो एक तो ये फंडिंग का रास्ता बंद हुआ। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, इसको आप इस पूरे दिमागी नक्सलवाद में कहाँ पर प्लेस करेंगे? आम आदमी पार्टी, जैसे कि देखें, हम कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वे उनके गढ़ थे जो उन्होंने किले बनाए थे। कांग्रेस पार्टी वह है जिस पर उन्होंने कब्जा किया। आम आदमी पार्टी उनका टेंट है। जैसे फौजें जब चलती हैं तो अपने साथ वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाती हैं। मोबाइल फोर्सेस जो होती हैं वो टेंट लेकर चलती हैं। कहीं बैठे, टेंट लगाया, कैंप लगाया, अपना ऑपरेशन किया, उठने लगे, टेंट समेटा, लपेटा, चल दिए। तो आम आदमी पार्टी, अगर सीपीआई सीपीएम इनका फोर्ट था, तो आम आदमी पार्टी इनका टेंट है, इनका मोबाइल कैंप है। ये कहीं भी जाते हैं, अपना मोबाइल कैंप लगाते हैं, वह उनको पॉलिटिकल शेल्टर स्टैब्लिश करते हैं। तो आम आदमी पार्टी वह पॉलिटिकल टेंट है, वह पॉलिटिकल शेल्टर है जो वे टेम्पररीली स्थापित करते हैं। यहाँ से दिल्ली से उखड़ा पंजाब में चले गए, पंजाब से उखड़ा गोवा में चले जाएंगे, कहीं और कहीं भी उखड़ेंगे चले जाएंगे, वह उनका लॉस नहीं होता। और यह जो इनकी मोबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी देता है आम आदमी पार्टी जैसे छोटे पॉलिटिकल आउटफिट्स जो हैं, वो उनको एक स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी देते हैं जिससे कि वे अपना गोल, अपना टारगेट शिफ्ट कर सकें। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल, अगर दो चार तंबू जल जाते हैं, दो चार तंबू जल गए तो कोई नुकसान नहीं है, पर अगर किला ढह गया तो आप उसको एक सब्सटैंटिव लॉस में देखते हो। जैसे कि अगर सीपीएम सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियां अगर समाप्त हो गई तो आप उसको वामपंथ का एक सब्सटैंटिव लॉस देख सकते हो कि उन्होंने क्रिएट किया था जो खत्म हो गया, वह परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन आम आदमी पार्टी इतना टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट है कि ये जो मोबाइल कैंप है, इसका लॉस उनके लिए बहुत बड़ा नहीं होता, वे दूसरा तंबू खड़ा कर लेते हैं। तो सीजेपी आज के दिन में वैसा ही इनका एक और तंबू है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा जो सबसे बड़ी गलती हुई, मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंशिया से भी और सरकार से भी फुल टॉस बॉल पर आउट हुए हैं। सीजेपी को जेन जी से जो आइडेंटिटी देने में ये सफल हुए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी लॉस है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला तो फैक्टर यह है कि जो पीढ़ी आज जेन जी है, उन्होंने कांग्रेस का शासन या प्री बीजेपी का शासन एक्चुअली देखा नहीं है, तो यह बहुत बड़ी समस्या है।
तो इन्हें पता नहीं है, इनके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। जब ये कहते हैं चीजें खराब हुई हैं या चीजें सुधरी नहीं है, तो इनके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिससे ये इसके कंपेयर कर सकें। और इनके पास, जैसा कि यंग लोगों के पास होता है, कि वे हर चीज को एक आइडियलाइज्ड, अपने मन के एक आइडियलाइज्ड इमेज से कंपेयर कर लेते हैं। तो यही अभी युवा पीढ़ी कर रही है कि आप कहेंगे कि चीजें बिगड़ी हैं या सुधरी हैं, किस चीज की तुलना में? तो उनके एक इमेजिन्ड यूटोपिया की तुलना में। और यह इमेजिन्ड यूटोपिया उन्हें बेचने में ये सफल हुए हैं, जो कि युवाओं को बेचना बहुत कठिन होता नहीं है। युवा हमेशा एक यूटोपिया के ग्राहक होते हैं। तो उस दृष्टि से आप कहें तो यह भाजपा का शासन या मोदी जी का शासन यूटोपियन नहीं है, लेकिन आप किसी भी रियल लाइफ पैरामीटर से कंपेयर करें तो उससे कम भी नहीं है। तो यह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा लॉस रहा कि सीजेपी को हमने एक और इंडिपेंडेंट मोबाइल कैंप बनने दिया, या नहीं रहेगा या चला जाएगा। अभिजीत दीपके जैसे लोगों की कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, उतनी ही उपयोगिता है जितनी लड़ाई में एक तंबू की होती है। लपेटा समेटा, बोझ लगेगा तो फेंक दिया और आगे बढ़े। अभिजीत दीपके कोई टैंक नहीं है, कोई फाइटर नहीं है। अभिजीत दीपके जैसे लोग, सिर्फ एक फौज की उतनी ही उपयोगिता है जितनी फौज के लिए एक खच्चर की होती है। बहुत उपयोगिता होती है फौज के लिए खच्चर की, पर खच्चर लड़ाई नहीं लड़ता, खच्चर सिर्फ रसद ढोता है, और रसद ढोकर वहां लेकर जाता है जहां पर मैकेनाइज्ड व्हीकल्स नहीं पहुंच सकती। तो ये जो आउटफिट है, आप इसकी तुलना फौज की एमटी बटालियन से, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन से नहीं, एटी बटालियन से, एनुअल ट्रांसपोर्ट बटालियन से कर सकते हैं। तो यह युवाओं के बीच में घुसने वाला न्यूज। इंटरेस्टिंग। एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियन है सीजेपी। वैसे भी ये अगर और देखा बहुत जाए, कठिन जगह में या इसे जाकर युवाओं के बीच में, दूर दराज में, जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पहुंचने का काम इन्होंने किया है और बहुत सफलता से किया है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि यह एक वो गुगली थी। आपने स्वयं कहा कि वो सफलता जो है वो अस्थायी दिखती है। और मैं अगर देखूं इसको, तो इनकी जो सफलता थी वो झारखंड वालों ने ही हवा हवा कर दी। शायद नहीं की हो, मैं मुझे एक मिनट, नहीं मेरी पता बात ठीक सुनिए, से, मेरी बात शायद सुनिए। नहीं की हो। मैं ये मेरा ये आपके सामने ये प्रपोजल है, यू आर फ्री टू रिफ्यूट इट और मॉडिफाई इट, कि ये जो जेन जी जो जिसको बनाया, कि जेन जी स्वयं में एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। वो जो है वो जेन जी एक हवा में बनाया हुआ बुलबुला, यानी वर्चुअल रियलिटी का एक बना के इन्होंने जो पेश किया, उसकी उपयोगिता दिल्ली के उसी क्षेत्र में, वही आपके न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली का क्षेत्र है, उसके बाहर नहीं थी। और ये सिद्ध हो गया जब ये पूरी तरह से विफल रहे कहीं और भारत में, पूरे भारत में कहीं भी और मोबिलाइज करने में, इंक्लूडिंग झारखंड। झारखंड वाले तो भारत माता की जय बोल के और भारत माता पे तिरंगा हाथ में लेके उन्होंने अपनी विजय का उत्सव मनाया। रिफ्यूट करने की बात तो नहीं है यह, लेकिन मैं इसे स्लाइटली थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है, मैं भारत नहीं आया हूँ, और बिना ऑन ग्राउंड गए वह फील नहीं आता जो बाहर से देख कर आता है। तो मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ। दूसरा, सिर्फ दिल्ली नहीं, किसी भी बड़े शहर में जो एलीट क्लास है वह इनका शिकार हुआ है। जो थोड़े पढ़े वाले लोग, मेरे जान पहचान के जितने डॉक्टर साहब लोग हैं, उनके बच्चे बच्चे जो हैं, जो थोड़ा सा वो वाला क्लास है जिसे यह नहीं पसंद है कि बहुत अधिक कट्टर नहीं होना चाहिए वाला जो क्लास है, जो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाना चाहता है, जो समोसे कचौड़ी की जगह बर्गर खाता है, वो वाला जो क्लास है ना, जो मैकडोनल्ड जाके सोचता है कि हमने 5 स्टार मील खाई है, उसे नहीं पता है कि मैकडोनल्ड यहाँ पर जो लेबरर्स और जो बिल्डर्स होते हैं, जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, जिनके पास खाना बनाने का समय नहीं है, वो उनका खाना है। मैकडोनल्ड जंक फूड है, न कि लग्जरी फूड है। तो वैसे ही वेस्ट का जंक फूड भारत में लग्जरी फूड की तरह यूज किया जाता है, वैसे ही वेस्ट का जंक थॉट भी भारत में लग्जरी थॉट की तरह यूज किया जाता है।
तो जंक फूड को लग्जरी फूड समझकर खाने वाले जो लोग हैं, वही वाला जो क्लास है, वही क्लास, उस क्लास के बच्चे प्रभावित हुए हैं। यह इस बात से मैं सहमत हूं। समस्या क्या है कि यह क्लास बड़ा होता जा रहा है। पहले सिर्फ दिल्ली में था, उसके पहले शायद दिल्ली के सिर्फ एलीट क्लास में था, फिर पूरी दिल्ली, पूरे अर्बन क्लास में हुआ, और यह धीरे धीरे यह क्लास जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, यह क्लास एक्सपैंड कर रहा है, और हर देश के हर शहर में इनके कोरिलेट्स मौजूद है। तो यह आपको सिर्फ दिल्ली तक शायद नहीं है। और दूसरी बात, जो दिमागी नक्सल है, जैसा कि कहा, ज्योग्राफिक नहीं है, यह लड़ाई ज्योग्राफिक लड़ाई नहीं है। तो और इंटरनेट की वजह से यह लड़ाई बहुत ही विस्तृत हो गई है। तो अब आप इसको नहीं कह सकते कि किसी एक एरिया तक जुड़ा हुआ है। अब आप इंटरनेट की वजह से ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी एक यूनिवर्सिटी तक जुड़ा हुआ है। जेएनयू पहले दिल्ली में था, आज जेएनयू इंटरनेट के माध्यम से जगह जगह पहुंच रहा है। आप जो बीमार बिलीफ्स हैं, जो बीमार प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से जेंडर आइडेंटिटी की समस्या चल रही है, इस तरह की जो समस्याएं चल रही हैं, एलजीबीटीक्यू का प्रचार चल रहा है, तो वेस्ट में यह सब जो हो रहा है, यह पहले ऐसा लगता था कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का फैड है, फिर धीरे धीरे गांवों तक पहुंचने लगा। तो उस तरह से ये बीमारियां जैसे शुरू हुई, तो कोविड पहले सिर्फ दिल्ली में फैला, फिर उसके बाद गांव-गांव में फैलने लगा। तो इस तरह से इसके फैलने का खतरा है। यह बात सही है कि जेन ज़ी एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, बहुत ही आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। लिटरली जेन ज़ी क्या है? एक समय में पैदा हुए, एक 10 साल के भीतर पैदा हुए सभी लोग। इट कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी, क्योंकि इस एक चीज के अलावा हर चीज में आप अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है, इट कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सारे लोगों की थॉट्स अलग हैं, सोचने की प्रक्रिया अलग है, फिलॉसफी अलग है, लाइफ कंडीशंस अलग हैं, जीवन के एस्पिरेशंस अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सीजेपी मूवमेंट ने इतनी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करके देश के एक सिग्निफिकेंट पार्ट को, स्पेशली जो कम सोचने वाले बच्चे होते हैं, और बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वे कम सोचने वाले क्यों हैं। बाय डेफिनेशन बच्चों के पास अनुभव नहीं होता, तो उनमें से कम सोचने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा निकलेगी। तो उनको यह एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएट कर कर देने में ये सफल हुए हैं। और जैसे वेस्ट काम करता है आइडेंटिटी क्रिएशन के माध्यम से, गरीबों की आइडेंटिटी, अमीरों की आइडेंटिटी, ब्लैक्स की आइडेंटिटी, व्हाइट की आइडेंटिटी, तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत विस्तृत वाइड आइडेंटिटी क्रिएट की है, जिसमें, और जो लोग आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन के प्यासे होते हैं, जिन्हें आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन की बहुत भूख होती है, जो अपने आप से साइकोलॉजिकली जो अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, वे आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन के बहुत प्यासे होते हैं। उनको एक ऐसी आइडेंटिटी पकड़ाई गई है जिसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना है, जिसमें वे यूं ही हैं। तो द विड्थ ऑफ दिस आइडेंटिटी मेक्स इट डेंजरस। और बहुत समय नहीं रहेगा, क्योंकि अगली पीढ़ी आ जाएगी, जेन अल्फा आएगी, जेन अल्फा विल टेक ओवर, तो फिर आपको नई नैरेटिव गढ़ने होंगे। लेकिन नए नैरेटिव तो वामपंथी गढ़ते ही रहते हैं। जी हाँ, नहीं, ये तो बात सही है। लेकिन ये जो अब इसको एक नाम दिया है दिमागी नक्सल करके, उसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं दिमागी नक्सलियों को, जो अपने आप दिमागी नक्सल कहने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? क्योंकि इनका जो पूरा जो बनता है, जो बबल बनता है, वो दिमागी ही होता है विशेषकर से। और इन्होंने उसी दिमागी जो नक्सलिज्म था उसी को धरातल पे उतारा था। धरातल तो निकल गया, दिमागी दिमाग बचा है अभी भारत में कम से कम। तो अब जब दिमागी नक्सल बोल दिया गया, तो ये जो विशेष तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, इनको आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन की तरफ का कदम है, या कि एक बिखराव की ओर का कदम है? यह एक डेस्परेट, और मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही डेस्परेट सा कदम है। इसकी तुलना मैं किस चीज से करता हूँ जानते हैं? मैं बॉक्सिंग के मैचेस बहुत देखता हूँ यूट्यूब पर। बॉक्सिंग थोड़ा बहुत खेलता भी हूँ,
पर बॉक्सिंग के मैचेस बहुत देखता हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ जब किसी को जोर की पड़ती है ना और वह गिरता है और रेफरी जब 10 तक की गिनती करता है और वह खड़ा होता है मैंडेटरी काउंट के बाद, जब वो खड़ा होता है तो वह खूब जोर जोर से दिखाता है कि मुझे नहीं लगी, चिल्लाता है, अपने मसल्स दिखाता है, उछलता कूदता है, वह दिखाने की, जजेस को इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि मुझे जोर की नहीं लगी। तो यह एक मैंडेटरी काउंट के बाद एक मार खाए हुए बॉक्सर की अपनी ब्रेवार्डो दिखाने की प्रक्रिया है, जो बहुत ही कॉमन है। तो मैं बहुत जोर की लगी है, दिमागी नक्सल बहुत जोर की लगी है और सही जगह लगी है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि जज को बताएं, जो पूरा देश जो देख रहा है उसको बताएं कि नहीं लगी है, या आओ आओ शो बोटिंग है। बॉक्सिंग में या शो बोटिंग खूब देखने को मिलती है कि जब किसी को लगती है तो वह कहता है मारो 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 मेरे को मारो, और भाग भी रहा होता है, डर भी रहा होता है, पर वह दिखाता है मेरे को मारो हाथ नीचे करके। तो यह बॉक्सिंग में जो शो बोटिंग दिखता है या शो बोटिंग है। एक और लगेगी तो नॉकआउट हो जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री ने यह दिमागी नक्सल आइडेंटिफाई करके है जो पंच दिया है, नॉकडाउन तो हुए हैं, नॉकआउट नहीं हुए। यह खड़े होकर रेफरी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नॉकआउट नहीं हुआ हूं। तो मैं इस प्रतिक्रिया को ऐसे ही देखता हूं। अलग अलग लोग ये अलग अलग स्टैंडिंग प्रतिक्रिया काउंट, दे रहे हैं। स्टैंडिंग काउंट ले रहे हैं अभी, ये स्टैंडिंग काउंट ले रहे हैं, स्टैंडिंग काउंट ले रहे हैं, सही बात है। तो यह जो कहते हैं कि आप, दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। एक कह रहा है कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं, शो वोटिंग कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मर्यादा नहीं है, भाषा का ख्याल नहीं रखते। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और यह डेस्परेशन में दी हुई प्रतिक्रियाएं हैं। चोट बहुत सही जगह लगी है और बहुत जोर की लगी है, लेकिन यह पंच जो है नॉकआउट पंच नहीं है। नॉकआउट पंच के लिए और चाहिए जो आपने कहा ग्राउंड पर नहीं है, दिमाग में है। यह एक, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा डाइवर्जन लेना चाहूंगा। इनका दिमाग पर होना, दिमागी होना इनकी ताकत है। नक्सली पहचाना जाना, टू बी आइडेंटिफाइड एज नक्सली, उनकी समस्या है, बट दिमागी होना उनकी ताकत है। वे चाह रहे हैं कि दिमागी नक्सल शब्द को, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने फेसबुक पर भी देखे और कहीं कहीं देखे जहां पे वे कह रहे हैं कि हम दिमाग वाले हैं, हमें दिमागी कहा गया। नहीं, आपको दिमागी नक्सल कहा गया। इट इज ए डिजीज दैट इज बीइंग आइडेंटिफाइड। पर वो क्या कह रहे हैं कि इसके दिमागी पार्ट को अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि हमारे पास दिमाग है, जिसके पास दिमाग होता है वह सोचता है, वह प्रश्न करता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इंफेसिस को शिफ्ट करने की, नक्सल से शिफ्ट करके दिमागी पर शिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है। दिमागी नक्सल, नक्सल इज द वर्ड, ऑपरेटिव वर्ड। दिमागी इज एन एडजेक्टिव टू इट। इट अंडरलाइंस वन ऑफ योर ट्रेट्स, जिससे कि आपके ऑपरेटिव मेथड का पता चलता है, लेकिन आपके इंटेंशन का पता नक्सल से चलता है। हमें इस फोकस को बनाए रखने की आवश्यकता है। दिमागी से ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये नक्सल है, डिफरेंट टाइप के नक्सल है। ऐसे नक्सल हैं जो कि लोगों के माइंड को कैप्चर करना चाहते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक ग्राउंड है। जमीन कैप्चर करने से ज्यादा खतरनाक ग्राउंड माइंड कैप्चर करना है। इस बात को आइडेंटिफाई करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे दिख रहा है कि मुझे ऐसा लगा कम से कम कि दिमागी नक्सलों का दिमाग जो है वो भी शायद गड़बड़ा गया है। मतलब वो जो मानते हैं कि साहब के मार्क्सिस्ट बड़े शातिर होते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं, सब करते हैं। वो कल योगेंद्र यादव, कई लोग तो कहते हैं कि ये जो मोदी जी आंदोलन जीवी का शब्द उन्होंने लाया, वो भी इसी को देख के लाया। दिमागी नक्सल का लाया, वो भी इसी को देख के लाया। मतलब गिविंग टू मच क्रेडिट टू हिम। कल वो एक विचित्र सा एक वो लेके आया और उसने देवदत्त पटनायक को कोट करते हुए कहा कि भाई ये जो नक्सल जिसको आप कह रहे हैं वो नक्सल बाड़ी से नहीं आया है, ये नक्शल है। और ये जो नक्शल है इसकी उत्पत्ति महाभारत की पुराणों की कथाओं से हुई है। और ये जो है वो कार्तिकेय जी का नाम था। तो मोदी जी ने कार्तिकेय जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान कर दिया। खैर, आपने इसको नोटिस भी किया।
मैं तो आपने मैं तो इतने रिडिकुलस मैं तो बात को इस नोटिस भी किया। मैं तो इस सेंस में नोटिस किया कि भाई ये जो दिमागी नक्सल ये अपना टूल बदलने पे विवश हुए हैं, क्योंकि उन्हें इतनी मूर्खता की बात है। जो कोई भी थोड़ा बहुत भी भारतीय पुराणों को और को समझता है उसको हंसेगा, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई कुछ भी नहीं है। देवदत्त पट्टनायक की अब क्या बच गई है विश्वसनीयता, वो भी सब जानते हैं। मजेदार बात है यार, इसलिए मैंने मेरे आपकी इस बात से मेरे इस बात को बल मिला कि नक्सल आइडेंटिफाई किया जाना उनकी समस्या है, दिमागी उसका जस्ट एक एडजेक्टिव है, क्वालिफायर है। और यहाँ पे वे दिमागी को एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं कि दिमागी हमको कहा गया है, नहीं, आपको नक्सल कहा गया है। तो इसलिए नक्सल शब्द से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग कॉल्ड नक्सल हैज बिकम अ ह्यूज बैगेज, अ लायबिलिटी फॉर देम। दे आर ट्राइंग टू शेड इट ऑफ और दे आर ट्राइंग टू कोट इट इन सच अ वे जिससे कि आप उसको अटैक नहीं करेंगे। देखिए आप तो कार्तिकेय भगवान को अटैक कर रहे हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन मेरे एक मित्र हुआ करते थे, उनको इस तरह की बातें जोड़ने की आदत थी कि कोई नाम कहीं से सुनेंगे तो बोलेंगे कि इसका यह अर्थ निकलता है और दैट वर्ड बिकम्स अ फैक्ट फॉर देम। तो उन्होंने कहा जेरूशलम, पता है जेरूशलम का असली नाम क्या था? यदुशलम नाम था, और वहां श्री कृष्ण ने उसे बसाया था। पता नहीं कहां से आया, लेकिन ये शब्द जेरूशलम को यदुशलम में बदल के उन्होंने पूरी हिस्ट्री ये डिफाइन। दूसरा यदुशलम नाम था। तो ये कुछ वैसा ही प्रयास है, या देवीदत्त पटनायक का यदुशलम है नक्सल। यदि आपको कहा जाए कि ये इसका एक्शन प्लान दिमागी नक्सलियों को, एक बात पर इसमें दो उसके भाग हैं। क्या दिमागी नक्सलियों को समूल नष्ट किया जा सकता है? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, यदि हाँ तो कैसे? समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह इतने गहरे, ऐसे लोगों की मानसिकता इतनी गहरी फिलॉसफी और साइकोलॉजी में बसी है कि वैसे लोग हमेशा रहेंगे। यह मलेरिया और टीबी नहीं है। कुछ चीजें इरेडिकेबल होती हैं, कुछ बीमारियां इरेडिकेबल होती हैं, कुछ चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। ऐसे पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया, और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। कुछ चीजों को आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह का था, आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को बाद में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया, जब रियलाइज किया गया कि आप इरेडिकेट करने की स्थिति में नहीं है। तो आई डोंट थिंक नक्सली थॉट प्रोसेस जो है वह इरेडिकेबल नहीं है। इसलिए इरेडिकेबल नहीं है क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो मानसिकता से कमजोर होंगे, जो अपने जीवन में अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना चाहेंगे। क्योंकि सफलता असफलता एक रिलेटिव चीज है। जो लोग, स्पेशली वो लोग जो दूसरों से अपने को कंपेयर करते हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य, उनका उद्देश्य ही दूसरों से कंपेयर करना होता है, सेकेंड हैंडर्स जिनको एन रैंड कहती है, कि जिनका सेल्फ एस्टीम अपने से बाहर होता है, लोकेटेड होता है, whose center locus of self is not located inside, located outside, so they cannot do anything but always compare to something। उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग हमेशा कहेंगे चाहे आपकी अपनी इनकम 4 गुनी हो गई, आप पड़ोसी की देख के जलोगे। ऐसे लोग हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि यह समस्या उनकी सेल्फ एस्टीम की समस्या है। और आप पूरे दुनिया में सबका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा हो जाएगा और सब लोग सिर्फ अपने अपने जीवन के गोल को अचीव करने में लग जाएंगे, यह नहीं होने वाला। यह एक यूटोपिया है, या वैसा ही यूटोपिया है जैसा यूटोपिया वामपंथ देता है। वामपंथ का होना जितना बड़ा यूटोपिया है, वामपंथ का समाप्त हो जाना उतना ही बड़ा यूटोपिया है। यह अचीव नहीं होने वाला। तो यह मानसिकता रहेगी, यह फिलॉसफी रहेगी जो यह कहेगी कि भाई दूसरों की कमाई संपत्ति पे मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि मनुष्य को दूसरों के लिए जीना ही चाहिए, इसलिए दूसरों को मेरे लिए जीना चाहिए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वह दूसरों के लिए जिए, इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। इसलिए आओ मैं तुम्हारा जीवन सार्थक बनाता हूं, मेरे लिए जियो। मैं भी अपने लिए जीऊं, तू भी मेरे लिए जी। नहीं नहीं, मुझे जीने आता ही नहीं है, इसलिए तू मेरे लिए जी। मुझे तो जीने आता ही नहीं, मैं जी नहीं सकता। मेरे पास वो फैकल्टी नहीं है जिससे मैं समझूं कि जीना क्यों है।
फिलोसॉफिकली अपंग लोग जो होते हैं, मैं इन्हें कहता हूं दे आर फिलोसॉफिकली इम्पेयर्ड पीपल। सो ऐसे अपंग लोग की मानसिकता में वामपंथ हमेशा जीवित रहेगा। देवासुर संग्राम समाप्त होने की चीज नहीं है। देवासुर संग्राम एक चिरस्थायी स्थिति है, यह हमेशा रहेगी और चलती रहेगी। तो ये तो इसलिए है, ये तो वामपंथ हम हमेशा रहेगा, ये यह माइंडसेट हमेशा रहेगा और यह समाप्त नहीं हो सकता। करना क्या है, दुष्ट कंट्रोल दुष्ट प्रोग्राम क्या हो दुष्ट सकता तो सदैव रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जी आत्मानं सृजाम्यहम्। तो वो तो हर युग में धर्म का जो है वो ह्रास होगा, और फिर भगवान जो है उसमें जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी। लेकिन यहाँ पर मैं तब कहूंगा तब तो कंट्रोल धर्म प्रोग्राम नहीं हमारा है। कैसे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। हैं? तो हमारा जो कंट्रोल प्रोग्राम है वह जैसे ये दिमागी हैं और ये दे आर अटैकिंग द ब्रेन, वी हैव टू प्रोटेक्ट द ब्रेन्स एंड द ब्रेन्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय रैशनैलिटी। क्योंकि आप देखें ये जो वामपंथी हैं, यह दो इनका जो पुराना तरीका था वह था अथॉरिटी। क्यों सही है? क्योंकि मार्क्स ने कहा। क्यों सही है? क्योंकि दास कैपिटल में लिखा है, मैनिफेस्टो में लिखा है। क्यों सही है? क्योंकि पार्टी कहती है। तो कम्युनिस्ट विचार ऐसे काम करता था। ये जो नियो कम्युनिस्ट नियो कल्चरल मार्क्सिस्ट विचार है, यह इसके हिसाब से काम नहीं कर पाता। तो यह क्या कहता है कि दुनिया में सत्य है ही नहीं, रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट एवर यू फील इज राइट। तो यह जो एपिस्टेमोलॉजी को इमोशन की ओर शिफ्ट कर दिया है, इसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है रैशनैलिटी से। बच्चों को एक रैशनल माइंडसेट देने की आवश्यकता है। और आई थिंक हमारी पिछली पीढ़ी की फेल्योर है, उन पेरेंट्स की फेल्योर है जिनके बच्चे उधर जा रहे हैं और जो अपने को कॉकरोच कह रहे हैं, उन पेरेंट्स की यह एक इंटेलेक्चुअल फेल्योर है कि वे फिलोसॉफिकल फेल्योर है कि वे अपने बच्चों को एक रैशनल माइंडसेट देने में असफल हुए, जिससे कि ये बच्चे आसान शिकार बनते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एक रैशनल माइंडसेट देना। तो समस्या शिक्षा में है, समस्या बहुत गहरी है। और शिक्षा जब तक एग्जाम पास करो, कंपटीशन पास करो, जॉब लो होती रहेगी, यह स्पेस खाली पड़ा रहेगा और इसको वामपंथी अधिक इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो हम शिक्षा के माध्यम से वही जिन जिन चीज़ों पर कब्जा करके वामपंथी समाज पर और हमारे माइंड पर कब्जा करते हैं, उन सारे फ्रंट्स पर यह लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। और जैसे इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट, इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है, वामपंथ से सर्वाइवल के लिए ह्यूमैनिटी को भी हर रोज लड़ना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में जो इंटरनेट आया, तो वो इंटरनेट जो है उसका अधिक इफेक्टिव उपयोग वामपंथी कर रहे हैं या वामपंथ से लड़ने वाले, भारत के परिप्रेक्ष्य में? यह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरह के प्रश्न हैं। क्वांटिटी में कौन ज्यादा कर रहा है और क्वालिटी किसकी बेहतर है, ये दो तरह के प्रश्न हैं इसके। इसलिए इसके दो पार्ट में मैं लूंगा। युवा चूंकि टेक्नोलॉजी से अधिक सहज हैं और इंटरनेट आया है और युवाओं का बचपन इंटरनेट के साथ बीता है। मैं रियलिटी चेक देता हूँ अपने बेटे को कि बेटा इंटरनेट हमेशा नहीं था। देयर वाज अ वर्ल्ड व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट। और बेटे को समझ में नहीं आता कि व्हाट, सचमुच ऐसा एक वर्ल्ड था? मतलब कहता है कि आई नो ऐसा एक वर्ल्ड था, बट आई हैव टू रिकॉन्साइल टू द फैक्ट कि सचमुच ऐसा भी एक वर्ल्ड था। तो युवा वर्ग अधिक प्रयोग करता है इंटरनेट का। और युवा वर्ग जो होता है उसको इमोशन से मैनिपुलेट करना आसान होता है। और जो इंटरनेट का एल्गोरिदम है अभी चल रहा है, स्पेशली जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम चल रहा है, वह इमोशन को टारगेट करता है। तो इसलिए उन्हें अधिक सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। लेकिन रियलिटी चेक देती है आपको। आप जब बाहर निकलते हो और दुनिया में जीते हो तो आपको समझ, जैसे जैसे आप 25 पार करने लगते हो, आप वामपंथ से इसलिए नहीं निकलते कि वामपंथ कमजोर हो गया। वामपंथ ने आपको टारगेट करना बंद कर दिया होता है और आपको रियलिटी जो है वह रास्ते पर लाती है। रियलिटी आपको गाइड करने लगती है और आपका रियलिटी से सामना होता है।
तो इसलिए लोग वामपंथ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर यह समस्या बहुत बड़ी है कि युवा वर्ग अपने युवा होने की वजह से और इंटरनेट से अधिक एक्सपोजर होने की वजह से उनके प्रभाव में आ रहा है। यह एक समस्या है और यहाँ पर वे अधिक सफल दिखाई देते हैं। जहाँ तक क्वालिटी का प्रश्न है, जैसे ही थोड़ा यह बढ़ता है, थोड़ा इम्प्रूव होता है लोगों का सोचना, तो उनको वामपंथ दिखाई दे जाता है और इसलिए इस लड़ाई को जारी रखने की जरूरत है। समस्या जो है वह सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में है। किस नैरेटिव को वो प्रमोट करता है और किस नैरेटिव को वो दबा देता है, इसमें समस्या है। और जब तक हमारे अपने सोशल मीडिया नहीं होंगे या सोशल मीडिया अपने आप को लेफ्ट के प्रभाव से मुक्त नहीं करेगा, जैसा कि एलोन मस्क ने एक्स के माध्यम से करने का प्रयास किया था, तब तक इस लड़ाई में वे आगे चलते रहेंगे। ओके, मैं अभी ये देख रहा था कि टोटल बेस जो है एक्स का, मैंने अभी चेक किया, तो एक्स कहता है कि साहब कि यूजर्स अंडर 30 मेक अप अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ द टोटल बेस, but their share in those accounts which are 100,000 plus is very low. अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ये अभी मैंने एक सर्च मारा एक्स पे, ग्रॉक पे, तो वो ये बताता है, क्योंकि वो ये भी कहता है लेकिन कि साहब की अकाउंट्स विद 100K प्लस फॉलोअर्स इज अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। उसमें से ये जो आपके अंडर 30 वाले हैं वो टाइनी फ्रैक्शन है। तो अब तो आपका ये जो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का है, इसमें आपको पॉजिट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हमें क्वांटिटी बढ़ानी होगी, उनकी क्वालिटी तो नहीं बढ़ सकती है, हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी। लेकिन इसमें ये एक दूसरी बात भी है कि जिनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, वो ये टटपुंजिया टाइप के, जिनके 200-400 वाले जो हैं इनका लोग जो है संज्ञान ज्यादा नहीं लेते। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं संज्ञान उन्हीं का लिया जाता है। यह मैं कहूँगा इसीलिए कि मियाँ खलीफा जो है उसको ये लोग लेके आते हैं लेफ्ट वाले। मियाँ खलीफा इनकी इंटेलेक्चुअल है। हाँ, तो वो मियाँ खलीफा को उसी के लिए लेके आते हैं ना, नहीं तो कोई हमारा जो है वो बैठा हुआ जो क्या बोलते हैं वो रुचिका सिंह से ही काम चल जाता। थॉमस सॉवेल कहाँ से लाएंगे सर? वैसे तो टॉमस सॉवेल एन एक्स सोशलिस्ट, उसने जितना सोशलिज्म की ऐसी तैसी की उतना तो शायद ही किसी ने किया। सर थॉमस सॉवेल को एक सोशलिस्ट आप कहेंगे तो वहीं पर वो बात आती है कि जब रियलिटी आपको जगाती है तो आपको दिख जाता है। थॉमस सॉवेल कब सोशलिस्ट थे? जब वो स्टूडेंट थे। तो उन्होंने अपनी पीएचडी मिल्टन फ्रीडमैन के अंडर में की और वो कहते हैं कि इवन डूइंग पीएचडी अंडर मिल्टन फ्रीडमैन कुड नॉट क्योर मी ऑफ मार्क्सिज्म। वो प्रॉपर मार्क्सिस्ट थे, उनकी थ्योरी जो है, उनकी पीएचडी जो है मार्क्स के ऊपर है और वो प्रॉपर मार्क्सिस्ट थे और बोले कि इवन डूइंग पीएचडी अंडर एट शिकागो अंडर मिल्टन फ्रीडमैन कुड नॉट क्योर मी। व्हाट क्योर्ड मी वाज रियलिटी। जब मैं आया और सरकारी डिपार्टमेंट्स का मैंने ऑडिट करना शुरू किया और मैंने वहाँ कुछ काम करने, कुछ चीज़ों, कुछ डेटा मांगे, बोले आज तक वो डेटा नहीं मिले। ग्वाटेमाला के फेमिन के बारे में या कहीं के बारे में कुछ था, किसी फेमिन के बारे में डेटा उन्होंने मांगा बिकॉज ही वांटेड टू लुक एट सर्टेन नंबर्स टू कम टू कंक्लूजन। उन्होंने कहा आज तक मुझे वो डेटा नहीं मिला है, मैं डेटा मांगता रह गया लेकिन मुझे वो डेटा नहीं दिया गया बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज ओन थ्योरी। he wanted to test his own communist theories, Marxist theories against reality, and then they realized कि this man is after our job। जो सरकारी बाबू लोग हैं, बोला this man is after our job, ये तो हमारा पूरा वेलफेयर स्कीम बंद करा देगा। बोला that was the moment when I really started doubting Marxism। not any theoretical or ideological challenge to Marxism could cure me। Challenge from reality did cure me।
तो पूछा व्हाट क्योर्ड यू, तो उनका आंसर है, वन वर्ड आंसर है, फैक्ट्स। तो वही जब बच्चे बाहर निकलते हैं और उनका रियलिटी से सामना होता है एंड दे स्टार्ट टेस्टिंग दीज देयर हाइपोथेसिस अगेंस्ट रियलिटी, तब उनको समझ में आता है कि यह काम नहीं करती। कुछ लोग इस प्रोसेस को कभी नहीं अपनाते हैं और जिंदगी भर वे जुवेनाइल रहते हैं, वही योगेंद्र यादव जैसे वामपंथी। एक नाम दिया गया रोमिला थापर को हमारे ग्रुप में, किसी ने कहा कुल देवी, तो फिर उसका करेक्शन किया गया कि नहीं, वाम पंथ की कुल देवी नहीं है वो वाम पंथ की कुल पिशाचिनी है। तो जो पिशाच की पूजा करते हैं उनके लिए इंसल्ट नहीं है ना। आप सोचते हैं यू आर थ्रोइंग इंसल्ट्स एट देम, उनके लिए वो इंसल्ट नहीं है। वो तो तामसी प्रकृति वालों के लिए तो वो है ही पूज्य। आपने कॉकरोच का, दे स्टार्टेड वेयरिंग कॉकरोच एज अ बैज ऑफ ऑनर, आप उन्हें नक्सली कह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वियर दैट एज अ बैज ऑफ ऑनर। आप उन्हें पिशाच कहेंगे, वे पिशाच को भी एज बैज ऑफ ऑनर समझेंगे। इनफैक्ट सॉल अलिंस्की की जो किताब है रूल्स फॉर रेडिकल्स, इट इज डेडिकेटेड टू लूसीफर। ओके। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये अपने आप को ये क्या कहते हैं, सबाल्टर्न नैरेटिव है। तो सबाल्टर्न नैरेटिव के हिसाब से वे पिशाच बनने को तैयार हैं, वे लूसीफर बनने को तैयार हैं, यही उनका रोल है। लूसीफर बन के और रूल्स और रेडिकल यूज करके, और उसके बाद फिर regime change, आपके जीन शार्प पे 198 ways of regime change. It's a very short journey, not a long journey. जी, कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लें। तो नहीं, ये रिकॉर्डिंग है, तो अभी तो प्रश्नोत्तर तो अब आपसे बाद में लाइव करेंगे कुछ दिनों बाद। आज तो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव मिश्रा जी से यदि आपके कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में भेज सकते हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा राजीव जी को, और उसका उत्तर जो है वो कभी बता दूंगा। कोई अच्छे प्रश्न होंगे तो, ये शर्त है, प्रश्न अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा कौन तय करेगा, वो मैं तय करूँगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।